किसान पंचायत में जैसा हमने आपसे वादा किया, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। स्वागत है नितिन जी आपका आज तक पर किसान पंचायत में। नमस्कार जी नमस्कार। गडकरी जी, किसानों का नेता किसको माना जाए? मोदी जी को, जो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को सम्मान दिया है, हमारी सरकार कृषि की सुधार का कानून लेके आई है, या फिर उन लोगों को जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे, टिकरी पर बैठे और कह रहे हैं कि कानून वापस लो, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा? देखिए, ये किसान का नेता कौन होगा इसकी चर्चा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसान का भविष्य किसके साथ जुड़ा हुआ है और किसान का भविष्य बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमारी सरकार जो 6 साल में आई और उसने किसानों के हितों में जो भी निर्णय किए हैं, वो निर्णयों की अगर तुलना की जाएगी तो पिछले 50-60 साल में अभी तक जो बाकी शासन था उस तुलना में सबसे ज्यादा किसानों के हितों में हमने निर्णय किए हैं। और इसीलिए एमएसपी हमारे 6 साल में लगातार बढ़ती रही है। और ये सच्चाई है कि किसान अपनी उपज को बेचने के लिए आज तक उसके ऊपर बंधन था कि बाजार समिति के मार्केट में ही उसको बेचना पड़ता था। अब वहां के बजाय किसान बाजार समिति का भी चॉइस है या बाहर भी बेच सकता है। और मैं आपको मेरी खुद की बात बता रहा हूं, यहाँ धापेवाड़ा करके नागपुर जिले में मेरी खेती है, मेरे यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी होती है और मैं वो मार्केट में जाने के बजाय यहाँ प्रतापनगर चौक में एक शेतकरी बाजार में बेचता हूँ। तो मार्केट से मुझे 10 रुपये ज़्यादा प्राइस भी मिलती है और मार्केट में जो बिचौलियों को 8% दलाली देनी पड़ती है वो भी देनी नहीं पड़ती, जिसके कारण मेरे को ज़्यादा उत्पादन होता है। तो कहीं ना कहीं किसानों का फायदा हमको करना है, किसानों को ज़्यादा भाव दिलाना है कि किसानों का शोषण करना है। मैं ये मानता हूं कि हमको किसानों के साथ न्याय करना है, उनका फायदा करना है और इसलिए बिचौलियों से, बाकी ट्रेड बिजनेस से उनकी मुक्ति दिलाकर उनके माल की सही कीमत लेने का उनको अधिकार है। और देखिए, आज तक किसानों के माल की कीमत तय करने का उसको अधिकार नहीं था, क्योंकि बाजार समिति में जाकर किसान के माल की जो भी कीमत तय होती थी, जो मार्केट में वो दलाल जो था, बिचौलिया, वो तय करता था या लेने वाला तय करता था। अब पहली बार किसानों को अपने टर्न पर अपना माल किसी को भी बेचने का अधिकार मिला है और इसलिए किसानों का इसमें भला है। और मैं मानता हूं कि जहां किसानों का भला है उसी के साथ लोगों ने साथ देना चाहिए। इस प्रकार से किसानों के भलाई के अच्छे जो कार्य हो रहे हैं उसका विरोध करना ठीक नहीं होगा। ये जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करके किसानों को गुमराह करने की बात चल रही है। और सच्चाई यह है कि ये सब कानून किसानों के हित में बने हैं। लेकिन कौन कंफ्यूज कर रहा है गडकरी जी? और सरकार 6 दौर की बातचीत के बाद भी कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही? कंफ्यूजन फैलाने वाले हावी क्यों हो जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जब भी ये बिल आए थे तो इसमें सभी पार्टियों ने जो जो भी सुझाव दिए थे उसको सरकार ने स्वीकार किया और उसके बाद ही ये बिल पास हुए। इसके बाद में भी अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो सरकार ओपन माइंडेड है, सरकार खुली है, सरकार उन सुझाव को लेने के लिए तैयार है। और इसलिए सरकार के तरफ से कोई ऐसी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है जिसमें भी किसानों का भला होगा। ऐसे कोई भी अच्छे सुझाव को सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं। लेकिन गडकरी जी, आप तो खुद ऐसी चीजें पहले देख चुके हैं, कई दफे ऐसी चीजों में आपने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा प्रदर्शन केवल क्योंकि किसी ने मिसलीड कर दिया इसलिए खड़ा नहीं किया जा सकता? कहीं ना कहीं कोई वास्तविक डर किसानों के मन में होगा जो इस शक्ल में बाहर आ रहा है। देखिए, एक तो सही बात यह है कि किसानों की पिछले अनेक सालों से जो परिस्थिति है उसमें ऐसा है कि इंटरनेशनल प्राइस और मार्केट प्राइस, ये दोनों की तुलना में एमएसपी उससे ज्यादा है। केवल ऑयल सीड ऐसी है कि ऑयल सीड में आज हमारे देश में 90,000 करोड़ का ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों के चीज को अच्छे भाव मिलने के लिए हमने ये पहला ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में लिया गया है कि अब शुगर जो है, हमने पिछले साल 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। अब पहली बार यह निर्णय किया गया है कि किसानों को भाव मिले, इसलिए शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बी हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल का तो खरीदी करेंगे ही, पर इसके साथ साथ चावल और कॉर्न और बाकी भी फूड ग्रेन से बना इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई है।
और हमारे पास 280 लाख टन चावल का स्टॉक है। अब उसमें काफी इथेनॉल में कन्वर्ट होगा तो किसानों को रोजगार भी मिलेगा, बेटों को गांवों में उद्योग भी आएंगे, और पेट्रोल डीजल का जो 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है उसके बजाय इथेनॉल आएगा। अब मैं आपको एक ही बात बताता हूं, पेट्रोल में 10% इथेनॉल बनाने की बात हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के सामने 2022 तक कार्यक्रम तय हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे 2020 तक ये पूरा करना है। 450 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदी किया जा रहा है ऑयल कंपनी की ओर से, और 1600 करोड़ 10% ऐड करने के लिए चाहिए, शॉर्टेज है। और अभी इसके बाद डीजल में भी 10% मिलाने की बात के लिए अभी काफी प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद फ्लेक्स इंजन में 100% पेट्रोल और इथेनॉल ये भी हम ला रहे हैं। तो एक प्रकार से किसानों के लिए 2 लाख करोड़ की ये नई इकोनॉमी 5 साल के अंदर बनाकर किसानों को अच्छे भाव मिले, इसके लिए प्रयास करने वाली पहली सरकार ये हमारी सरकार है। इस बात का मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने कभी ऐसे निर्णय नहीं किए। हमने अभी किसान का उत्पादन बढ़ा है, और इसके साथ साथ हमको उसकी प्रक्रिया करने वाले उद्योगों को भी सोचना होगा। इसके लिए पहली बार कोविड के बाद जो पैकेज दिया गया है, चाहे उसमें फिशिंग को हो, 12,000 करोड़ फिशिंग को दिए गए हैं, हमारे जानवरों को सुधारने के लिए उसके बाद उसके लिए पैसे दिए गए हैं। इसके साथ साथ किसानों के लिए फ्रूट्स, पल्प, वेजिटेबल्स में उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए पैसे दिए गए हैं। एक प्रकार से किसानों के जीवन को बदलने के बारे में जो ऐतिहासिक निर्णय है वो इसी सरकार के कार्यकाल में किए गए हैं, और हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसानों का कल्याण करके ही आगे जाएगी। लेकिन गडकरी जी, किसानों को इस बात का विश्वास क्यों नहीं हो रहा जो आप विश्वास दिलाना चाह रहे हैं? और अब तो सीधे सीधे आपके मंत्रालय पर भी चोट हो रही है, हाईवेज रोके जा रहे हैं, टोल नाके आज उन्होंने फ्री कर दिए, ये कहते हुए कि ये हमारे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। एक बार भी सरकार ने आपसे नहीं कहा कि गडकरी जी आप भी आगे आइए, जरा समझाइए इन किसानों को, आप तो किसानी भी जानते हैं। देखिए, लगातार किसानों को समझाने का प्रयास हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कर रहे हैं। उनके साथ पीयूष गोयल जी भी थे, दोनों ने बातचीत की और कहा कि हम आपके जो भी सुझाव है उसके साथ विचार करके करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश में बहुसंख्यक किसान ऐसा है कि जिनको इसका बड़ा समर्थन भी है, पर मुझे लगता है फिर भी इन किसानों को सच्चाई समझाने का हमारा पूरा प्रयास है। किसान समझेंगे, और निश्चित रूप से जो भी किसान इसमें आए हैं वो निश्चित रूप से इन नीतियों का समर्थन करके हमारा साथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन गडकरी जी, एक तरफ सरकार संवाद की बात करती है, 6 दौर की बातचीत हुई है, सरकार ये भी कहती है कि आगे हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, बदलाव भी कर देंगे जो ये कहेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से सरकार यह भी कहे कि अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है, देखो कैसे कैसे पोस्टर लेके बैठे हैं, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो ये संवाद का दावा और दूसरी तरफ से ये आरोप, इससे खाई घटेगी या बढ़ेगी दोनों के बीच में? देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर अगर आंदोलन है तो इस आंदोलन में जिन जिन के फोटो लेकर आगे देखे गए, जो फोटो आपने ही दिखाए, वो फोटो कैसे आए, इनका किसान के साथ क्या संबंध था? जो नक्सलवादी मूवमेंट में आरोपी बनकर जिनको सजा हुई थी, जिन्होंने एंटी नेशनल भूमिका लेकर ऐसे वक्तव्य दिए थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उन लोगों के फोटो का संबंध किसानों के आंदोलन से क्या था? और ये फोटो जब सामने आए तब लोगों ने, हमारे मंत्रियों ने ये बात की टिप्पणी की है। ये बात आप जरूर समझिए, तभी आपको उनकी टिप्पणी का कारण ध्यान में आएगा। अभी कृषि कानून है, इसके पहले सीएए का मसला था, उसके पहले 370 को खत्म करने का मसला था। ऐसे कंटेंशियस मसलों पर आप लोग सदन के भीतर जीत जा रहे हैं क्योंकि आपकी ताकत है वहां पर, लेकिन सड़क पर आपको घेरा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि टू मच मेजोरिटी का फायदा तो आप लोग ले रहे हैं, असल में टू मच डेमोक्रेसी का फायदा तो आप लोग ले रहे हैं असल में सदन के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब तीनों बिल जब संसद में आए तो क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई? क्या इसके ऊपर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने मत प्रदर्शन नहीं किए, सुझाव नहीं दिए? और क्या ये यूनानिमिटी से इसमें से कुछ कानून पास करके आगे नहीं गए? क्या आज जो राजनीतिक नेता इसका विरोध कर रहे, एक समय इसका समर्थन कर चुके, इसके बारे में मांग कर चुके, ये सही नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजनीति अलग है, किसानों की भलाई अलग है। और मैं ये मानने वालों में से हूं कि जहां गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की बात होती है, वहां सभी पार्टियों ने उनके साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत से मुद्दे होते हैं, उसमें जरूर करने चाहिए, और राजनीति नेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें करने का उनका अधिकार भी होता है। पर देश की सुरक्षा हो, गरीबों का हित हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, अच्छी योजनाएं हो,
उसमें तो हमने निश्चित रूप से एक दूसरे को साथ देना चाहिए। इस समय लोगों को बहकाना, मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बता रहा हूं कि मेरी यहाँ की सब्जी को मुझे मार्केट में 10 रुपए किलो ज्यादा भाव मिल रहा है। अगर मुझे ये बंधन नहीं है कि मैं बाजार समिति में जाकर ही बेचूं मार्केट प्लेस में, तो नेचुरली आज मुझे खुद मिल रहा है। आप नागपुर में आपके वार्ताहर को भेजिए, मेरे यहाँ से गांव से निकली हुई सब्जी, मार्केट का रेट, मुझे मिला हुआ रेट, और रोज मेरी सब्जी आती है। अब देखिए ये ऐसी किसानों का फायदा हो रहा है। ऐसे कम से कम हमारे नागपुर में ही कम से कम 25-30 के शेतकरी बाजार खुले, और जो डायरेक्ट किसानों से माल लेते और बीच का बिचौलिए सब रद्द हो गए। अब मुझे बताइए, कोविड के समय में बाजार बंद थे, तब से ये पद्धति विकसित हो गई और आज वो एक्स्टैब्लिश हो गई है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप आखिर प्रैक्टिकल ग्रास रूट ग्राउंड लेवल पर किसानों का फायदा किसमें है किसमें नहीं है देखिए। और किसानों का शोषण भी होता था मार्केट में। और एक बात देखिए कि हर चीज, जैसे आपके यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी तो एडवर्टाइजमेंट का रेट क्या होगा ये आपको तय करने का अधिकार है। आप मार्केट में जाओ, कोई बिस्किट का पूड़ा खरीदी करो, उसके ऊपर वो कंपनी तय करेगी उसका बेचने का रेट क्या है। आप साबुन खरीदी करो, साबुन वाले के रेट उसमें लिखा रहेगा। पर किसान अपना गेहूं और चावल जब मार्केट में ले जाता है तो उसका रेट तय करने का उसको अधिकार नहीं था। मार्केट में जाकर व्यापारी और दलाल जो बिचौलिया होता है वो उसके बीच में बैठकर भाव तय करता था। अब वो किसान अपने लिए अपने माल को बेचते समय उसको सही भाव जहां मिलेगा वहां बेचेगा और अपना बात तय करेगा। ये किसानों का हित है कि अहित है? मेरी बात से आप एक ही बात समझ लो, ग्रास रूट लेवल पर ये किसानों का फायदा है। ये बोल रहे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे रहे। मैं विदर्भ में हूं, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब किसानों के पास बीज के लिए पैसा नहीं, खाद के लिए पैसा नहीं, पानी के लिए पैसा नहीं, ड्रिप इरिगेशन के लिए। अगर कोई बाजू वाला किसान आता है, बोलता है मैं जमीन को ट्रैक्टर से उसकी सबसे ये भी करूंगा, नांगरट भी करूंगा, सीड भी लाऊंगा, फर्टिलाइज भी लाऊंगा, खर्चा पूरा कैपिटल में लगाऊंगा और जो उत्पादन मिलेगा उसमें पर एकड़ आपको दूंगा, या जो उत्पादन मिलेगा उसमें खर्चा काटकर आधा तुम्हारा होगा आधा मेरा होगा। क्या हम एक आधी इंडस्ट्री अड़चन में आती है तो ज्वाइंट वेंचर नहीं करते और उसके बाद वो इंडस्ट्री वहां से जो कर्जे के बोझे से बाजू नहीं निकल जाती? अब मुझे बताओ, किसान को मदद करना, जो किसान की जमीन बंजर है, जो पैसा नहीं है उसके पास, सीड के लिए पैसा नहीं, फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं, और तीसरा आदमी लेकर उसको केवल जमीन का कैपिटल मानकर बाकी इन्वेस्टमेंट करके किसान को उसका फायदा दे रहा है, तो क्या यह किसान का हित नहीं है? आज कितने ऐसे किसान है कि जो कर्ज के बोझे के कारण ना सीड खरीद सकते हैं, ना फर्टिलाइजर ले सकते हैं, ना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या ऐसे किसानों को अगर कोई जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करते हैं और उसके कारण उनको जो जमीन बंजर रहने के बजाय अगर 2 पैसे मिलते हैं तो उसमें गलती क्या है? इसका विरोध करना गलत होगा, ये ठीक नहीं है। और यही बात किसानों के हित में है और ये निश्चित रूप से हम किसानों को समझा रहे हैं और बहुसंख्यक किसान समझ भी गए हैं। और जो भी आज आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन करने का अधिकार है, पर हम सच्चाई उनको समझाएंगे और निश्चित रूप से इस मार्ग से उनको दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जो राजनीतिक नेता है उन्होंने तो सोने का ढोंग ही किया है, उनको कैसा भी करके हम कुछ भी करें तो उनको आंदोलन करना है, उनको तो हम नहीं रोक सकते। राजनीतिक नेताओं की बात पे आगे आते हैं, उसके पहले मेरा एक सवाल आपसे यह है कि सरकार बार बार कह रही कि हम सिग्निफिकेंटली इन कानूनों को लेकर झुकने के लिए तैयार हैं। किसानों ने कुछ बिंदु उठाए जिनमें से बहुत सारे बिंदुओं पर सरकार ने स्वीकृति भी दे दी कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी दे देंगे। प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगाने की जो बात सरकार ने स्वीकार की उसको भी लिखित में देने को सरकार तैयार हो गई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप डिमांड्स मान के आंदोलन खत्म करा लें तो क्या वो कृषि रिफॉर्म्स का असली मकसद पूरा हो जाएगा इन बदलावों के साथ जिसके लिए आप ये बिल लेके आए थे? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि बिल लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यही था कि किसान का कल्याण हो। ये किसान कौन से पार्टी का है, किसका समर्थन करता है, इसका कौन नेता है, ये प्रश्न गौण है। मूलतः बात है कि पहली बार आज देश के इतिहास में किसानों को अपनी माल की कीमत खुद को तय करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये फंडामेंटल राइट जितना संविधान में है उतने बराबरी का एक अधिकार इस बिल के कारण मिला है। मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि आज देखो मार्केट में हर चीज जो भी मिलती है उसको तय करने का अधिकार उसके मैन्युफैक्चरर उत्पादक को है। ये पहली बार किसान ऐसा है कि इसकी किसी भी चीज का भाव तय करने का अधिकार किसान को नहीं है। किसान जब मार्केट में जाता है तो बिचौलिया और खरीदने वाला उसका भाव तय करता है। अब पहली बार किसान तय करेगा कि जो भी हो वो अगर वो जो बोलता है वो भाव जिसको देगा उसी को वो अपना माल बेचेगा। अब मुझे बताओ, सिंपली ये बात किसान के फायदे की है कि नहीं है? और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये सब बातों के ऊपर जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है और इसमें किसानों के हित में ये हो रहा है
और निश्चित रूप से किसान इसको समझेंगे। बाकी राजनीतिक पार्टी है, उनका अपना काम रहता है, लोकतंत्र में उनका अधिकार होता है, वो अपना आंदोलन करते रहे, पर किसानों का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा और किसान निश्चित रूप से सरकार के साथ नए जो एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं उसका सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि पिछले 16 दिन के इस आंदोलन के दौरान कम से कम 11 किसानों की मौत हो चुकी है। इसके पहले नोटबंदी में भी सरकार के ऊपर आरोप लगे कि लाइनों में खड़े खड़े लोग मर गए। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, सरकार के ऊपर आरोप लगे कि सरकार की संवेदनहीनता की वजह से लोगों को यह परिस्थिति देखनी पड़ी। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी सरकार अक्सर ऐसे बड़े मौकों पर संवेदनहीन हुई है? पहली बात तो ऐसी है कि सरकार संवेदनशील है। अभी तक किसानों के ऊपर कई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कई गोली नहीं चली, कई किसानों को रोका नहीं गया, किसान को सम्मान के साथ डील किया गया। आज भी सरकार चाहती, राज्य सरकार चाहती, हरियाणा की सरकार चाहती, पुलिस चाहते, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई होती। अभी आप ही दिखा रहे कि किसान रोड रोक रहे थे, किसान टोल नाके पर चले थे, किसी ने काठी नहीं चलाई, किसी ने उनको रोका नहीं। आज भी लोग शांतिपूर्ण रूप से उनको आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके बाद सम्मान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार के कारण कोई किसान का मृत्यु नहीं हुआ, ना सरकार ने किसी कार्रवाई के कारण मृत्यु हुआ है। ये जिस प्रकार से इस प्रकार की बातें कहना कि 11 किसानों का मृत्यु हुआ, तो मुझे बताइए कहां लाठीचार्ज हुआ, कहां गोली चली, कहां सरकार ने कोई अन्याय किया? ये नेचुरल डेथ है कि ये आंदोलन के डेथ है कि या कोई पुलिस के कारण हुआ? आप देखो, ये सब बातों के डिटेल में जाकर ही जिम्मेदार नेताओं ने बोलना चाहिए। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करना, मिसलीड करना नहीं करना चाहिए, यही मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। अरविंद पनगड़िया ने एक लेख लिखा है, मैं उसकी एक लाइन आपको कोट करके सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा, हाउ शुड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द प्रोटेस्ट? आइडियली इट शुड नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। एनी रोलबैक ऑफ द रिफॉर्म इज बाउंड टू एनकरेज वेस्टेड इंटरेस्ट टू राइज अप अगेंस्ट अदर रिफॉर्म्स। आप सहमत हैं? सरकार को ऐसी चीजों पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? पहली बात तो ऐसी है कि अभी वो एक व्यक्तिगत थिंकर है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या लिखना और क्या बोलना उनका प्रश्न है। लोकतंत्र में संवेदनशील राजनीतिक पार्टी के रूप में और संवेदनशील शासनकर्ता के रूप में जब भी कोई बात होती है तो उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए और चर्चा से निचोड़ निकालकर निर्णय करके उसके ऊपर निर्णय करने चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा होता है और इसलिए लोकतंत्र में विरोधकों के साथ भी बातचीत होती है और चर्चा के द्वारा प्रश्नों को सुलझाया जाता है। मुझे लगता है कि हमारी परंपरा यही है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज हमें यही विरासत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। वो देश के लोकतंत्र में ऐसे एक नेता थे कि जिन्होंने विपक्ष का सम्मान करते हुए ही अपनी राजनीति की है। हम उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं और मोदी जी और हम सब लोग मिलकर हम सबसे चर्चा करना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं। जो भी उसमें से अच्छे सुझाव आएंगे वो स्वीकारना चाहते हैं और चर्चा का मार्ग हम कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, जो किसानों के हितों में जो बात कही गई है, जो किसानों के हित में है, वो अगर हम बदल देंगे तो उसमें किसानों के साथ अन्याय होगा और किसानों के साथ अन्याय करने वाला कोई निर्णय सरकार ने करना उचित नहीं होगा। ये मेरी बात से तो आप भी सहमत होंगे। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन साथ साथ सवाल यह भी तो है कि जब सरकार के भीतर से ही किसी खेमे से एक आवाज उठ जाए कि लोकतंत्र की अति से देश को क्षति हो रही है, ये टू मच डेमोक्रेसी है, जिस तरीके से रिफॉर्म्स का रास्ता रोका जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मैंने सरकार की भूमिका आपको रखी है कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए। जहां संवाद नहीं होता वहां विसंवाद होता है और जहां विसंवाद होता है वहां वितंडवाद होता है। लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है कि आपस में मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और देश के हित में अगर विपक्ष ने भी अच्छे सुझाव देने दिए तो उसको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ओपन माइंडेड है और इसीलिए नरेंद्र तोमर जी, पीयूष गोयल जी ने बार बार उनको कहा कि आप इसमें भी अच्छे सुझाव जो भी देंगे उसके ऊपर विचार करेंगे। और आपने अभी बताया कि हमने इसके बारे में कुछ उनकी समस्याओं के बारे में उनको कहा कि इसके ये सोल्यूशन है, ये हम तैयार है, इस बात को मान्य करने के लिए भी तैयार है, ये भी कहा गया है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संवाद कायम रहना चाहिए। लोकतंत्र में जैसे राजनीतिक पार्टी और नेताओं को अधिकार है आंदोलन करने का, वैसे सत्तारूढ़ पार्टी को संवेदनशीलता के साथ उस समस्या को समझकर चर्चा करना और चर्चा से समस्या को सुलझाना, ये लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक पार्टी में सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है और उसका वहन हमने करना चाहिए। वो करने की हम पूरी कोशिश ईमानदारी से कर रहे हैं। आप
ये कह रहे हैं कि सरकार ईमानदार है, लेकिन आवाजें कनाडा तक से उठ जाती हैं, वहां के पीएम सवाल उठा देते हैं। आवाजें ब्रिटेन की संसद के भीतर तक उठ जाती हैं, वहां से भारत को घेरने की कोशिश होती है। आपको लगता है कि कूटनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी आपकी सरकार फंस गई है इस मामले पर आकर? देखिए सर, ये हमारे देश का प्रश्न है। हम कभी कनाडा के और इंग्लैंड के, यूके के किसी अंतर्गत विवादों में यहां कुछ चर्चा करेंगे तो ये लोकतंत्र में हमारी सरकार के लिए, किसी के लिए उचित नहीं होगा। हम कभी उसके ऊपर कोई कमेंट्स भी करते नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हमारे देश में जो जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान या जो भी कुछ प्रश्न है, उसमें हमारे देश की राजनीतिक पार्टी है, हमारे देश के नेता है, हमारे देश में किसानों के संगठन है, हम उनसे चर्चा करेंगे, चर्चा को सुलझाएंगे। इसके ऊपर किसी बाहर के देश के व्यक्ति ने, पदाधिकारी ने या किसी पद पर हुए व्यक्ति ने कमेंट्स करना, मुझे नहीं लगता ये उचित है। और मुझे लगता है इसकी दखल आपने भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में जो भी लोग अपनी समस्या के बारे में बोलेंगे, ये उनका अधिकार है, उनके साथ हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थिति बनी है नितिन जी, एक लॉकडाउन के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का समय था, उस समय में एक और लॉकडाउन देश के भीतर खड़ा हो जाए, जहां सड़कें जाम हो, हाईवेज पर ट्रक कतारों में खड़े हो 15-15, 16-16 दिन तक, क्या ये अच्छा संकेत है आने वाले दिनों के लिए? निश्चित रूप से इस प्रकार से हाईवे को रोकना, उद्योग व्यापार को रोकना, ये देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में भी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस क्वार्टर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं और हम कोविड-19 की परिस्थिति पर मात करके हमारी इकोनॉमिक वॉर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दोनों पर मात करके हम आगे जा रहे हैं। अब कोविड का वैक्सीन भी मिलने का स्थिति में आया है। ऐसे स्थिति में हमने सबने मिलकर देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना और देश को ग्लोबल इकोनॉमी बनाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे जाना, यही हमारा सपना है। और मुझे विश्वास है कि किसानों की सभी प्रकार के नेता, संगठन के नेता इस बात का जरूर विचार करेंगे और सहयोग करेंगे। और हम सब साथ मिलकर, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता को मैं अक्सर याद रखता हूं कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे हम अलग अलग हो, पर किसानों के हित में हम सब साथ मिलकर आगे जाएंगे, हम कामयाब होंगे और निश्चित रूप से उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे तो हम होंगे कामयाब। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तीनों बातों को, तीनों गीतों को हम याद रखकर निश्चित रूप से हम किसानों के संवाद कायम रखेंगे। और हमारे कृषि मंत्री भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी इससे समाधान निकल जाएगा। लेकिन इस देश को अगर एक शरीर के तौर पे देखा जाए तो सड़कें उसकी रक्त धमनियां कही जाती हैं और आप सड़क के मंत्री हैं। दो तरीके से, एक इस विरोध से लड़ना, गति विरोध से लड़ना जो कि जाम लगा रहा है जगह जगह पर, और दूसरा उस रफ्तार को कायम करने के लिए और बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण कार्य लगातार करते रहना, जिस पर आपका जोर रहता है। वो दोनों में खलल पड़ रहा है इस समय। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य आपके सामने रखा है, अपनी टीम के सामने प्रधानमंत्री ने, आपको लगता नहीं कि उसमें तो बहुत सारे रोड़े हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं कहूंगा कि पिछले स्वाधीनता के बाद जितने रोड पंजाब, हरियाणा, विशेष रूप से जहां आंदोलन चल रहा वहां नहीं बने, उतने 5-6 साल में हमने बनाए। और रोड में बनाने के कारण किसानों को अपना माल कहीं भी पहुंचाने के लिए आसानी हुई। अब दिल्ली और मुंबई के बीच में हम लोग हाईवे बना रहे, जो बड़ा मार्केट है। अभी हम लोग, हमारा हाईवे का काफी काम भी हुआ है, 2 साल के अंदर रोड पूरा होगा। अब इसमें हम लोग कार से 12 घंटे में और ट्रक से 18 घंटे में जाएंगे। आज 48 घंटे लग रहे हैं। 48 घंटे के बजाय अगर 18 घंटे में जाएंगे तो किसानों का कितना फायदा होगा। अभी हम लोग पंजाब से, अमृतसर से आगे हमारी भावनगर तक एक बड़ा हाईवे बना रहे हैं ताकि पोर्ट के लिए, कांडला पोर्ट को डायरेक्ट पंजाब हरियाणा का माल चला जाए, राजस्थान का, ताकि और हमारा माल, हमारा किसान का माल दुनिया में जाए। तो मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, किसानों के हित में कर रहे हैं, अच्छे रोड दे रहे हैं, बिजली का सप्लाई पूरा है। हम इरिगेशन के लिए, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, इनके बीच में कम से कम 9 विवाद ऐसे थे प्रकल्पों के, जो प्रकल्प पिछले 1970 से प्रलंबित पड़े थे। हमारी सरकार में जब मैं इसका मंत्री बना तो मैंने पंजाब, हरियाणा के लगभग सभी प्रकल्पों पर झगड़े मिटाए, मुख्यमंत्री को बुलाया और आज वो प्रकल्पों के काम भी शुरू हुए हैं। अनेक उत्तराखंड में, हिमाचल में प्रकल्प बन रहे हैं।
और दिल्ली को पानी मिलने वाला प्रकल्प भी मैंने क्लियर किया। पाकिस्तान में जाने वाला जो पानी था, जिस पर हमारा अधिकार था, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिले, इसलिए हमने 2 प्रोजेक्ट क्लियर किए। अब वो पानी हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलेगा। हमारा उधर पंजाब से जो इंदिराज कैनाल आता था, राजस्थान में जाता था, वो फूटा था। 2200 करोड़ रुपए खर्चा करके कैनाल का हम सीमेंटीकरण कर रहे हैं, तो राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को एडिशनल पानी मिलने वाला है। तो मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो प्रकल्प 50% पूरे हुए हैं, वो जो बंद पड़े 8-8, 10-10 साल से, उसके लिए हमने पैसे दिए और वो प्रकल्प पूरे किए ताकि किसानों को सिंचाई का परसेंटेज बढ़े। आज नदी जोड़ प्रकल्प की हम चर्चा कर रहे हैं कि ताकि हमारे किसानों को खेत को ज्यादा पानी कैसे मिले, और पानी मिलने से 2.5 गुना किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, और वो पानी ड्रिप इरिगेशन से कैसे जाए। तो पहली बार सरकार हर जगह पर, चाहे डेयरी हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, कोल्ड स्टोरेज हो, अब सब बातों पर इतने बड़े प्रमाण पर नहीं किया। अभी आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग होता है बैंकों का। अभी किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उसको प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है। उसमें हम 13 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को फाइनेंस किया है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग, समस्या है, कठिनाइयां है, पर जिस प्रकार से हम लगातार निर्णय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, और इसके कारण किसानों को भाव मिले, गांव में रोजगार, कम से कम 1000 इंडस्ट्री गांवों में इथेनॉल की केवल हमारे नीतियों के कारण आने वाले 3-4 साल में शुरू होगी, जिसमें करीब लाखों किसानों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, उसके ऊपर बाइक हमारी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर चलेगी। इतना रिवोल्यूशनरी काम सरकार ने किया है और किसानों के हित में लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गडकरी जी, भावनगर से दिल्ली, दिल्ली से भावनगर आप हाईवे की बात कर रहे हैं। गुजरात का माल तो दिल्ली आ चुका, अब तो दिल्ली से बंगाल का हाईवे चाहिए आपकी पार्टी के बढ़िया बने, जिससे जल्दी से जल्दी बंगाल में हो सके बदलाव। देखो, मैं भावनगर से अमृतसर की बात कर रहा था, और ये हाईवे जो होता है ये अमृतसर से निकलता है और पंजाब हरियाणा का माल लेकर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। फिर मैं दिल्ली से कटरा का हाईवे बना रहा हूं, जिसका लैंड आज ही मैंने वो फाइल पर साइन की है। पहले पैकेज को हमने मंजूरी भी दी है, ताकि दिल्ली से 6 घंटे में अमृतसर जाएंगे, और जिसमें हमारे विशेष रूप से सिख समाज के लिए, हमारे लिए अभिमान का और हमारे लिए भी विषय है कि जो प्रमुख स्थान है अमृतसर के 6 स्थानों पर ये हाईवे, वहां से लेकर मैंने उसकी अलाइनमेंट बदली है, और उसके बाद आगे कटरा जम्मू कश्मीर की ओर जाएगा, और दिल्ली से 6 घंटे में अमृतसर हम पहुंचाएंगे आपको। आप पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, फिर भी राजनीतिक सवाल टाल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आप, दिल्ली से कलकत्ता का हाईवे अमित शाह को ही बनाना है, आपकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिनको जो हाईवे बनाने की जिम्मेदारी है वो बनाए, मेरा जिम्मेदारी जो रोड का है उतना मैं करता हूं। जो मेरे को मैंडेट मिला और जो काम मेरा है वही मुझे अच्छी तरीके से करना, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी समझ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई नया काम बताएंगे तो मैं वो जरूर करूंगा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी। आज तक पर आने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। राजनीतिक सवाल पर उनकी टिप्पणी है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी, बंगाल की दी जाएगी, तो सोचा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका कहना यह कि किसानों के साथ बातचीत के जरिए ही मामला हल हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां उसमें लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं, और वो ही किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश करें, किसानों को भटका रही है।